चलो बनाते हैं। द हाउंड ऑफ बास्करविल। बास्करविल्स। हाउंड मतलब शिकारी कुत्ता। कहाँ का? एक प्लेस है बास्करविल, वहां का। ठीक, चलो देखें आगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो समझ ले अच्छे से। द हाउंड ऑफ बास्करविल बाय ऑर्थर कैनन डायल इज अ क्लासिक शेरलॉक होम्स मिस्ट्री सेट इन इंग्लिश कंट्री साइड। हमारे राइटर आर्थर कानन डायल का, है ना, एक क्लासिक मास्टरपीस शर्लॉक होम्स, उसकी मिस्ट्री पे ये सेट है ना, और कहाँ पे? कंट्री साइड, एक ग्रामीण इलाके में। द स्टोरी फॉलोज होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन एज दे इन्वेस्टिगेट द मिस्ट्री डेथ ऑफ सर चार्ल्स बास्करविल। मतलब ये जो कहानी है, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन एक मिस्ट्री को, डेथ, एक किसी की डेथ होती है सर, एक साल चार्ल्स बास्करविल जो होते हैं, उनकी डेथ की जो मिस्ट्री होती है ना, मिस्टीरियस डेथ होती है, तो उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक। देन बिलीव टू बी कॉज्ड बाय अ सुपरनेचुरल हाउंड हंटिंग हिज फैमिली। और लोगों का ये मतलब वहां पे ये विश्वास किया जाता था कि शायद इस बास्करविल फैमिली को एक सुपरनेचुरल हाउंड, मतलब एक चमत्कारी कुत्ता, है ना, चमत्कारी शिकारी कुत्ता रात में इस फैमिली को मार रहा है, इस फैमिली के एक एक मेंबर को रहा है। सर हेनरी द हायर अराइव्स फ्रॉम कनाडा। एक सर हेनरी हैं जो कनाडा से आए हैं। एंड होम्स सेंड वॉटसन टू बास्करविल हॉल टू प्रोटेक्ट हिम। और जो क्या बोलते हैं, जो क्या है, बास्करविल फैमिली की को बचाने के लिए शर्लॉक होम्स और सर वॉटसन को भेजते हैं। विथ हैरी मूर एक कैरेक्टर है, लेजेंड एंड हिडन मोटिव्स एंड द नोवेल ब्लेंड्स गॉथिक एलिमेंट। में आपको गॉथिक एलिमेंट मिलेंगे, भूतिया। विथ डिटेक्टिव फिक्शन भी है। होम्स अल्टीमेटली रिवील अ ह्यूमन culprit using fear and deception, not real monster, to achieve criminal aims। चलो, कल्प्रिट का अपराधी और ओके चलो, मतलब डर और धोखे का डर, धोखा और एक अपराधी व्यक्ति जो है, उसकी मिस्ट्री को इसमें रिवील किया है, जो कि रियल मॉन्स्टर नहीं होता, नॉट अ रियल मॉन्स्टर, टू अचीव क्रिमिनल एम्स। और वो जो व्यक्ति है ये सब कहानियां करता है। चलो, अब हम इससे पहले आगे बढ़े, एक बिल्कुल शॉर्ट ओवरव्यू उस कहानी का दे रहे हैं। ये कहानी क्या है, सुनिए कहानी। हाँ, जो क्या वो नाम उसका, हाँ, बास्करविल फैमिली होती है, तो पहले उसके एक मेंबर को मार देता है एक व्यक्ति, फिर दूसरे मेंबर की बारी आती है, दूसरे के साथ भी यही होने वाला होता। तो सर वॉटसन और जेम्स शर्लॉक होम्स को बुलाया जाता है, तो ये लोग इस मिस्ट्री को क्या करते हैं? सॉल्व। अच्छा, इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, एक बात और समझ ले कि शर्लॉक होम्स जो है, हमारा डायल जी का, है ना, डायल जी का एक फिक्शनल कैरेक्टर है। और इनकी जितनी भी नॉवेल्स है ना, हर नॉवेल्स में यही मिलेगा हीरो, है ना। और इनका सपोर्टिंग हीरो कौन रहेगा? डॉक्टर वॉटसन। जब आप ये कहानी पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल रियल है, तो जो मूवी बनी है, ऐसा लगता है कि रियल है ना। और जो है ना, हमारे डायल जी राइटर, वो ही अपने आप को होम्स के रूप में दिखा रहे। लेकिन अ, हमारे राइटर ने ये बात एक्सेप्ट की है कि मैं जो हूँ, मैंने खुद को यहाँ पे वॉटसन की जगह पे रखा है। मतलब जो सेकंड कैरेक्टर होता है ना, वॉटसन, तो राइटर ने
जो सेकंड कैरेक्टर बनाया है ना, वो खुद को बनाया है ना? और हीरो बनाया उन्होंने एक फिक्शनल। ये अपने नॉवेल में ये दोनों मौजूद रहते हैं, इनका फिक्शनल हीरो और ये वो। और सोच के देखो, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के जैसे तो वो सोच पा रहा है, वो एक जासूस के जैसे सोचता है। उनका जो वर्क, हमने पहली बार जब वो वर्क देखा, मुझे मूवीज देखी थी ना इसकी, हमें विश्वास ही नहीं हुआ था कि यार एक डॉक्टर इतना डिटेक्टिव जैसा सोच सकता है। मतलब भयंकर जासूस फेल है उनके सामने। कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम अभी घर से आई हो, वो व्यक्ति तुम्हारे कल पूरे दिन भर की पूरी दिनचर्या बता देता है ना। तुम कल कहाँ कहाँ गई थी वो बता देता। ये कैसे बताता? हमारी चप्पलों पे लगी धूल देख के। और इसके लिए उसको ये नॉलेज होना चाहिए धूल कैसी होती है ना। समझ गए? ना ही ग्रेट होता है। जैसे इसको, इसकी जो मूवी है उसमें एक बार क्या है, इसको कस के ले जाते हैं कहीं और आंखों पे पट्टी बांधी, मुंह पे कपड़ा पहनाया पूरा, और इसको पकड़ के ले जाते हैं सीक्रेटली कुछ बात इससे करने के लिए। तो इसको जब ले जाते हैं ना और वहां जाके खोलते हैं, तो कुछ कुछ बातें करते हैं, फिर इसको अपना काम करके छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इसको क्या ही पता होगा कि हम इसको कहाँ लाए थे और कहाँ से आके छोड़ दिया। ये मालूम है फिर अब डॉक्टर वॉटसन को बताता है कि मैं जहाँ गया था ना, जगह मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, मैं वहां तुम्हें ले जा सकता। शायद तुम्हें तो वो बंद करके पूरा कपड़ा पहना के आंखों पे पट्टी बांध के पूरा कपड़ा लपेट के ले गए थे, और उस जगह भी तुम्हें एक कमरे में ही रखा था उनने एक दिन। हाँ। फिर वो बताता है कि जब मैं, जैसे ही उनने मुझे उठाया था, तो उसके बाद मैंने देखा कि एक बैल बजी। मुझे पता है किस चर्च की बैल थी। उसके बाद जब मैं टर्न हुआ तो यहाँ पे इस प्रकार के साउंड्स आ रहे थे और इस प्रकार के साउंड सिर्फ वहां। फिर मुझे एक गाड़ी में लगातार 2-3 क्रैकर्स लगे। मैं समझ गया कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, है ना। उसके बाद उसने देखा कि जैसे ही मुझे उतारा गया, है ना, तो यहाँ की हवा एक वो अलग ही थी, जो मुझे पता थी कि ऐसी हवा सिर्फ यहाँ ही हो सकती है। फिर मैंने देखा कि जिस डायरेक्शन में वो मुझे ले जा रहे थे, तो पहले मुझे राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, पूरा देखता है वो, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन। और वहां जाके बोलता है कि उसके, जहां मैं था उसके आसपास इतने इतने कमरे हैं, है ना, और मैं जहां बैठा था उसके पीछे से कोई भी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है। ऐसा पूरा बताता है कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट डॉक्टर वॉटसन कभी भी इसको किसी शादी में नहीं ले जाता, है ना। क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि ये अगर शादी में ले गया और अगर लड़की ने बोल दिया कि आप सरलॉक होम्स हैं, मेरे बारे में कुछ बताइए ना, तो ये वहां की शादियां तोड़वा ही देता है। सच सच, देखो मत पूछो मुझसे, मैं जो बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये कई शादियां तोड़वा चुका होता है, जहां पहुंच गया ना वही लड़ाइयां करवा के आ गया। कई लड़ाइयां करवाई। ठीक है। ये कॉमेडी भी है उसमें, तो एक इंटरेस्टिंग सीन है इसमें भी। अगर ये वर्क पढ़ते ना, तो ये उसी बड़े से नॉवेल का छोटा सा हिस्सा है ये, है ना, कि शर्लॉक होम्स क्या कहानी है। इसकी जो वो है ना इंटरेस्टिंग जो बात है, वो बता ही नहीं सकते हम शब्दों में। तुम्हारा दिमाग खुद ही चकरा जाएगा कि कितना इंटेलिजेंट था, है ना। और तुमसे ज्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा वो, है ना। जैसे उसने एक शादी कैसे तोड़वाई थी, दो लोगों की एंगेजमेंट हो रही थी, उसने भैया पूछ ही लिया, है ना। तो लड़की का हाथ देखा, हाथ मतलब ऐसे ही देखा, है ना। बोल दिया कि तुम इससे पहले इतने इतने समय तक एक रिलेशन में थी, तुम्हारी उससे एंगेजमेंट भी हुई थी, उससे एंगेजमेंट तुमने अपनी इस वजह से तोड़ा था, और उसके बाद तुम ये कैसे के लिए यहाँ आ गई। की वाट लगा दी।
तुरंत तो उसने गालियां दी उसको, बाद में पूछा कि तुमने किया कैसे ये। इसके जो हाथ में मैंने उस रिंग का निशान, और मैं इस निशान को देख के बता सकता था ये पिछले 4 महीने ये जो रिंग पहनी होती है उसका निशान। ठीक है ना। फिर इसके अलावा अ, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो बता देता है कि यहाँ से ऐसा ऐसा ये था, बोले तुम्हारे जो बहुत सारी चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के रखता है। शर्लॉक होम्स में एक बहुत अच्छी बात बोली गई, वो एक अलग ही दुनिया का व्यक्ति था, ऐसे तुम्हें जानकारियां मिलेंगी नहीं। वो मालूम क्या बोलता है शर्लॉक होम्स, और उसकी बात आज तक हमें याद है। शायद हम 9th 10th के आसपास ही हमने देख ली थी वो, तब ये बात पता है उसने बोली थी। नहीं यार, फर्स्ट ईयर की बात है। तुम लोग भी इस बात को सुन के कहोगे कि नहीं सही। उसने कहा था, मुझे इस धरती पे जीने के लिए, का कोट आज तक याद है, मुझे इस धरती पे जीने के लिए यूनिवर्स को जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे इस धरती पे जीने के लिए मुझे सिर्फ सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, और वो है मेरे सराउंडिंग का एनवायरमेंट, मैं जहां रह रहा हूं। बस मुझे उतना जानना है। मैं अपने ज्ञान की ताकत को उस यूनिवर्स को जानने में खर्च नहीं करूंगा। मैं खर्च करूंगा सिर्फ किस चीज पे? मेरे सराउंडिंग। क्योंकि मुझे जीना यहाँ है, मुझे मिस्ट्री यहाँ सॉल्व करनी है। डॉक्टर वॉटसन से बहुत बहस होती है, कई बार ये दोनों लड़ जाते हैं, फिर बाद में फिर आ जाते हैं। कबिल्ला जैसी जोड़ी है इनकी, खूब लड़ते हैं, खूब आ जाते हैं। पास एक बिल्ली भी होती है, बिल्ली को देख कुत्ता होता है। हर लोग हम सबसे वो दुखी वाला जो सीन आता है ना, जब वॉटसन के साथ डेथ हो जाती है। एक उस शर्लॉक होम्स का जो रोल प्ले किया है ना, जो आयरन मैन है ना, आयरन मैन मूवी देखी होगी मार्वल्स की, आयरन मैन का जो हीरो है उसने रोल की प्ले किया है। मतलब टोनी, हाँ टोनी स्टार्क। ठीक, मजा हुआ कलाकार है। मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो हम टेलीग्राम में शायद हमारे पास डली तो हो। आइडिया मिल जाएगा। अर्थ आर्थर कॉनन डायल को समझ जाओगे कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट था। एक डॉक्टर हो के तुमने एक स्पाई जैसे अपनी वो सीक्रेट रिवील की, है ना। हमें बेसिकली यहाँ ये समझना है कि ये हम वो बंदा सोचता क्या है, तो फिर तो आपको उसके वर्क को समझ ही जाओगे, एकदम माइंड ब्लोइंग। हमारे पास एक बुक थी 101 स्पेशल कैरेक्टर्स थे, उसमें हमने आर्थर कॉनन डायल को पढ़ा था 2009 में। तब से हमारे दिमाग में छपा था, फिर लिटरेचर में मिला, फिर कहा वाह यार, तभी पढ़ लिए थे वो, तो क्या ही है। तो ये कहानी रही। ठीक, ज्यादा डिटेल में कहानी नहीं है यहाँ, अब और देख ले ओवरव्यू। ऑथर्स का बैकग्राउंड, डायल वाज अ ब्रिटिश राइटर, फिजिशियन, पेशे से क्या थे? फिजिशियन। बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग आइकॉनिक डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स का वर्क्स। बोर्न इन 1859 इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में पैदा हुए, स्कॉटलैंड में। ही डेवलप्ड एन अर्ली इंटरेस्ट इन स्टोरी टेलिंग एंड मेडिसिन, कहानियां सुनाने और मेडिसिन में इनका इंटरेस्ट था, विच इन्फ्लुएंस्ड हिज लेटर वर्क, और इसी बात ने आगे वर्क लिखने के लिए प्रभावित किया। डॉयल पब्लिश द हाउंड ऑफ बास्करविल इन 1902, एकदम नया वर्क है। रिवाइविंग होम्स आफ्टर अ डिटेक्टिव सपोज्ड डेथ, रिवाइविंग होम्स आफ्टर द डिटेक्टिव्स सपोज्ड डेथ। ये देखो यार, रिवाइविंग क्या है? रिवाइविंग वही होगा शायद, कहने का मतलब कि इनके वर्क में हमारे राइटर्स की, उसकी होम्स की डेथ होती, अगले वर्क में। ठीक, हमने उसकी जो भी मूवीज देखी है ना, उसका अंत बड़ा दुखद सा बताया है। हाँ, ये- अच्छा, एक और ये तो डेथ की बात हो गई, वो मरता है और वॉटसन उसमें बचता है। लेकिन इसमें जो होम्स है ना, उसको ऐसा
अजीब कैरेक्टर बताया। वो मालूम क्या करता है, हर एक केस को सुलझाने के बाद, अच्छा केस वो चूज करता है, के पास केसेस आते हैं, वो चूज करता है कि उसको लेना है कि नहीं। अगर आते ही से उसको पता चला कि कोई बकवास आदमी आया है ना, ऐसा आदमी घटिया आदमी है, तो वो केस नहीं लेता। उसको लगता है कि सही है केस, तो लेता है। और कैसे चेक करता है, मतलब जब वाटसन ही से बात होती है ना, तो उसके नाक कान आंख सब जागे रहते, जबकि वाटसन वहां कह रहा होता है कि होम्स तुम्हारे केस सुनने के लिए उस व्यक्ति को बताया कि होम्स तुम्हारे केस बिल्कुल रेडी नहीं है, वो तो वहां पी के डला हुआ है। और ऐसे कबाड़े में रहता है ना, मतलब वो 4-5 दिन तक जब भी केस सॉल्व करेगा, उसके बाद वो हफ्ता नहीं उठ निकलता अपने कमरे से, डला रहेगा, पीता रहेगा, कुत्ते को पिलाता रहेगा, और एकदम पागलों जैसे लोट पीट होता रहेगा। कुत्ता उसको चाट रहा है, वो उसको चाट रहा, डला रहेगा। बहुत फनी टाइप का कैरेक्टर है ना। जैसे ही केस आया, तो जेंटलमैन बन के फिर वो अफर निकलेगा, बाकी फिर नहीं तो कोई मतलब नहीं, डरे हैं मस्त मौला को तो कुछ नहीं करना है। उसी कबाड़ा खाने में वो डला रहे, घूमता फिरता रहे, घर में बहुत सारी चीजें मिलती है, डिटेक्टिव को जो घर होते हैं, पूरी सजावट है। बहुत अतरंगी सा है ना। इवन यहाँ तक कि मालूम है, वॉटसन वॉटसन की शादी भी तोड़ देता है, तोड़वाता है ये वॉटसन की। और एक बार तो वॉटसन बोल देता है कि तू इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं बोलेगा, मैं इससे शादी करके रहूंगा। वो बोलता है मत कर, मैं नहीं रोक पा रहा हूं खुद को, तुम मत कर। बोलता एक शब्द नहीं बोलना, मैं करके रहूंगा। अरे सरलॉक होम्स के ही नाम से। हाँ, अब देखो यूट्यूब पे तो मुश्किल है मिले, लेकिन हमें लग रहा है ऐसा विश्वास कि हमारे पास होगी शायद, है ना। ठीक, हम करते हैं कोशिश। हाँ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन पहले हमने उसको फिर से देखा था किसी ग्रुप में। सर्च करेंगे, आ जाएगी, मिल जाए तो अच्छा, होनी चाहिए। हमने तो बहुत पहले देखी थी, हमें बहुत पसंद था हिस्ट्रीज। तो ये कहानी है, मतलब फुल फनी और फुल इंटरेस्टिंग। अब देख ले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। द नोवेल वाज पब्लिश ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। देखो ये सारे जो कांड थे ना, ये नाटक चेटक विक्टोरियन एज में ही शुरू हुए, है ना। मतलब फुल 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 ऑफ हरामखोरी, है ना, फुल ऑफ लस्ट, फुल ऑफ मिस्ट्री, है ना, और फुल ऑफ चेंजेस इन सोसाइटी। मतलब अचानक से उठा पता ला गई है ना, फिर पता नहीं क्या क्या होने लगा, है ना। लोग पार्टीज करने लगे, है ना, बातें ओपनली होने लगी, है ना, लोग एक दूसरे का मजा लेने लगे, सीरियसनेस खत्म हो गई, मतलब सीरियसनेस शुरू खत्म हो गई और लोग मजाकिया हो गए, पता नहीं क्या क्या होने लगा। कॉमेडीज अच्छी खासी ऐसी कॉमेडीज लिखी जाने लगी, जो जिन मतलब बलगर कॉमेडी की जाने लगी, है ना, भद्दी वाली, जिनको कि पहले लोग कॉमेडी नहीं दिखाते थे, इनको अश्लील बोलते थे, अब उनको कॉमेडी के फॉर्म में देखा जाने लगा, है ना। तो ये चीज होने लगी। फिर टाइम मार्क्ड बाय रैपिड साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंस भी प्रोग्रेस कर रही, ग्रोइंग फैसिनेशन विद द अननोन, जो नहीं पता है उसको जानने की मतलब फैसिनेशन, प्रबल इच्छा। 19th century saw the emergence of crime fiction as a popular literary genre। क्राइम फिक्शन आने लगे थे, मतलब ये ऐसा वर्क था कि उस समय भी टॉप पे था। आज कोई नया व्यक्ति देखेगा, हम लोग के लिए तो नया ही है, देखोगे तो कहोगे कि वाह यार, चीज नहीं होती ऐसे, है ना। तो वे द लिटरेरी जॉनर विद शर्लॉक होम्स एट इट्स forefront, the social dynamics coupled with the anxiety about modernity and the rural versus urban divide heavily influence the themes and the setting of the story। शहर, गांव, आधुनिकता, है ना,
और सामाजिक डायनेमिक मतलब समाज के जो पहलू होते हैं वो सब, है ना, सब कुछ दिखाया जाएगा इसमें। ये कहानी गांव की है, और शर्लॉक होम्स की और भी बहुत सारी जो कहानियां हैं वो गांव में भी हैं, सिटीज में भी हैं, है ना। चलो प्लॉट देख लें। प्लॉट समरी। The story follows the Sherlock Holmes and Dr. Watson as they investigate the mystery death of Sir Charles Baskerville. चार्ल्स बास्करविल की जो डेथ हुई है उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए दो लोग आते हैं, ठीक। Who is believed to have been killed by a mythical hound hunting the Baskerville lineage. ये लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि इनको मारा गया है ना, किसके द्वारा, एक अज्ञात, है ना, काल्पनिक शिकारी कुत्ते के द्वारा। हाँ, जो कि तो जो किसको मार रहा है, और बास्करविल लीनेज मतलब उनके वंश को, जो उनकी पीढ़ियां हैं एक के बाद एक सबको मार रहा है। हाँ, वंश, है ना। द इन्वेस्टिगेट लीड देम, और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं टू द डेसोनेट मूर ऑफ डोवनशायर। जो मूर जो कैरेक्टर है उसकी जो मतलब उनका जो परिवार बर्बाद हुआ है उसको ये देखता है कि मतलब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से पूरी खत्म हो गई इनकी लाइफ। वेयर दे अनकवर सीक्रेट रिलेटेड टू द बास्कर फैमिली, जहाँ ये क्या करते हैं, इस चीज को पूरा अनकवर करते हैं कि क्या हुआ। टेंशन बिल्ड, अब इसमें टेंशन कहाँ पे बनती है, होम्स नेविगेट्स बिटवीन सुपरस्टिशन एंड लॉजिक टू सॉल्व द केस। टेंशन जब बनती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई चमत्कारिक ताकत है ना, या चमत्कारिक ताकत मतलब भूत प्रेत है जो रात में उनको मार रहे हैं। कोई शिकारी, कोई भूत प्रेत शिकारी कुत्ता बन के आता है, इस फैमिली को निपटा के जाता है। अल्टीमेटली रिवीलिंग द मैनिपुलेट बिहाइंड द लेजेंड, आखिर में ये केस सॉल्व हो जाता है और पता है कि क्या था। इसका अंत पता है, तुम लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत। वो एक कुत्ता पाल के रखता है और रोज रात में ये उसको क्या करता है, पालता है उसको, ठीक। ये कहानी समझ गए, तो पालेगा। अच्छा, नॉर्मल कुत्ते में, शिकारी कुत्ते में जरा सा अंतर होता है कि जंगली कुत्ते में, ताकि वो हल्का सा हाइना जैसा दिखता है। हाइना देखा है, तो हमेशा बत्ती सी दिखा के हंसता रहता है। हाइना देखा, नहीं देखा। हाँ, वही वही दांत बताने वाले, वही बत्ती सी वाले हाइना, देख लो। हमने हाइना को देख लिया, जू में देखा था। जंगल हड्डी, रुक जाओ, ठीक। सुपर नेचुरल वर्सेस रैशनैलिटी। सुपर नेचुरल वर्सेस रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब रैशनल मतलब होना होता है पक्षपाती, क्या, पार्टीशन में होना, है ना। क्या बोलेंगे अपन इसको, अनुपातिक होना। सुपर नेचुरल वर्सेस रैशनैलिटी देखें। वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द नोवेल इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर नेचुरल एंड रैशनल explanation. The legend of hound serve as a representation of fear and the unknown, मतलब डर और अज्ञानता। While Holmes embodies logic, होम्स जो है वो समझता है किसको, लॉजिक को, मतलब लॉजिक लगाता है, डिडक्शन चीजों का घटना, एंड द साइंटिफिक रीजनिंग, तो साइंटिफिक मेथड का यूज करके, तर्क का यूज करके, द नरेटिव challenges the readers to discern reality from myth. हाँ,
तो जो नरेटिव होता है ना, कि मतलब कहानी को एक्सप्लेन करने वाला, वो रीडर्स को मिथ से रियलिटी की तरफ लेके आता है कि क्या मान रहे थे और क्या निकला। इनवाइटिंग स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपरनेचुरल। ठीक, तो वो हमेशा डाउट को जनरेट करते हैं। यहाँ पे इनवाइट स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट को जनरेट करना, और उसके रिगार्डिंग जो सुपरनेचुरल एलिमेंट है उसको, उसके एग्जिस्टेंस को क्या करना, रिवील करना कि वास्तव में कहानी क्या होगी। 3 चीजों का यूज करता है बंदा, वो है लॉजिक, डिडक्शन एंड साइंटिफिक रीजन। डिडक्शन का मतलब होता है घटना, कैसे चीजों को घटना। देखो, बहुत प्यारी मेथड होती है। टेबल पे इतना सारा सामान डला है, ठीक है, हम कहें मुझे इसमें से अपनी सबसे काम की चीज सर्च करनी है। हम मालूम क्या करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक चीज नीचे फेंकते जाएंगे। सबसे पहले मोबाइलों को अलग, ना, फिर इसके बाद पहले अलग कर, पेन को रोकेंगे, वो अलग करेंगे, ठीक, बुक्स को हटाएंगे, फिर ये सीक्वेंस है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा पहले अनयूजफुल है ना, लास्ट में फिर हम लैपटॉप को बचा के रखें क्योंकि हमने डेटा बना के। सीक्वेंस से चीजों को हटाते जाना और लास्ट डिसीजन पे पहुंच जाना, यही होती है जो जासूस होते हैं उनकी मेथड। और यही सिखाते हैं अपने को रीजनिंग में, और यही सिखाया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि तुम पे सही ऑप्शन सर्च करते नहीं आना चाहिए। असली में सफलता का मंत्र यही है, आपको सही ऑप्शन चूज करते नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सही ऑप्शन पता हो, आपको एक बात पता हो कि गलत कौन। अगर आपने पी गलत करना सीखा, आपको नहीं आओ, कर लो कंपेयर। हमें आज भी वो सीन याद आ रहा, जब हम पेपर दे रहे थे ना, हमारे ये वर्ग 2 का मेंस, हमने बहुत सारों को ऐसा ही किया, बहुत सारों को ऐसा ही किया। हम क्या करते थे, हटाते जा, जो तो हो ही नहीं सके, जो भी नहीं है, जो भी नहीं, तो पता नहीं, तो ये तो बहुत असर दिखाती है ये बात। और यही है कंपटीशन का मूल मंत्र, तुमको हटाते आना चाहिए। कछु पढ़ रहे हो, 10 किताबें रखी, डिसाइड करो कौन सी आपकी प्रायोरिटी है, कौन सी आपको आवश्यक नहीं है, उसको एक तरफ कर दो। दुनिया में तो करोड़ों किताबें हैं, सब थोड़ी पढ़े, उम्र ही नहीं है। करोड़ों में से हम तो 1000 भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक, आज तो इसको काफी कम पे